ईद तो पहले आ रही है, ईद के बाद आप देखिए ना, मार्च में चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव आ रहे हैं, तो चुनावों से पहले तो जाहिर सी बात है भाजपा द्वारा क्या करा जाएगा, धार्मिक ध्रुवीकरण। वही 80-20 का चुनाव है, तो टोपी वाले तहमद वाले आपका भैंस ले जाएंगे, आपका हिस्सा खा जाएंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपके घरों में घुस जाएंगे। वही ले दे के इनके 5 साल बाद भी वही पुराना खटरा आ गया, जिसे हम कहते हैं खटराग। 5 साल पहले भी, पिछली बार के चुनावों में भी इनके पास यही एक मुद्दा था। इस 5 साल गुजरने के बाद भी यही मुद्दा है। 5 साल बाद भी आज ये कहने का इक़्तिदार नहीं है कि भाई हमने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली दे दी है, तो हमें जो है वोट दे दो। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में क्या हालत हुई पड़ी है बिजली की। लगातार हालत बेहाल है, लगातार कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं। और वहाँ के बिजली मंत्री जब आके पूछ रहे हैं तो उनसे क्या कहा जा रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, बस छुट्टी हो गई। तो जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो इनके पास लास्ट एंड फाइनल वही ध्रुवीकरण का मुद्दा आ जाता है। अब ईद आ रही है तो ईद के ऊपर इन्होंने नट बोल्टाइज करने शुरू कर दिए हैं, शुरुआत कर दी अपना विद्रूप रूप दिखा दिया, अपना कुंठित रूप दिखा दिया कि नहीं, तुम्हारे को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़कों में नमाज पढ़ी तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आज, कल गंगा दशहरा था, परसों कल का सोमवार का ही, हाँ गंगा दशहरा था। 3 दिन के लिए जो ब्रजघाट का रूट है, जो हमारा हापुड़ से आगे एक्सप्रेस वे निकलता है, गजरौला और ये रानीखेत और इन सब तरफ जाता है, वहाँ पे सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, वहाँ जाम नहीं लगा। 3 दिन के लिए कर दिया, 3 दिन तक गंगा दशहरा चलेगा जी। दशहरे से अगले दिन, और उसके बाद फिर वो दशहरा खत्म होते थे, एकादशी खत्म होते, एकादशी वाला स्नान भी करके जो लोग जाते हैं, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं, तब भीड़ भड़का इन्हें नजर नहीं आया। और अभी जुलाई में फिर से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, अब इन्हें भीड़ नजर नहीं आएगी। वो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहे हैं वो तो। हाँ, हिंदुओं के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्या है, सरकार का कर्तव्य नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए करेगी, वो सरकार का कर्तव्य होता है सबके लिए, सबको एक नज़र से देखे, सबको बराबर से। सार्वभौमिक देश है हमारा, संवैधानिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को वही अधिकार मिले जो प्रथम पंक्ति में है और जो आखिरी पंक्ति में है। एक एक वोट की कीमत हो गई, राष्ट्रपति के वोट की कीमत है तो समाज में सबसे निचले तबके में बैठे हुए मजदूर की कीमत की वोट की भी उतनी ही कीमत है, दोनों के वोट की बराबरी गिनती होती है। तो जो चीज़ आप उनके लिए कर रहे हो कि वही 80-20 का चुनाव करके कि नहीं मुसलमानों को दबोच लेंगे, अब्दुल की चूड़ी टाइट कर देंगे और पेट्रोल 102 रुपये हो गया। हमारे हिंदू इतने बड़े बेवकूफ़ हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा उन्हें गधों को। मैं साफ कह रहा हूँ, इस बात को आराम से खुल के चलाना, एडिट मत करना कि हमारे हिंदू इतने बेवकूफ़ हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होने के चक्कर में तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, ये तो देख लो। अब्दुल की चूड़ियाँ टाइट कराते कराते आज तुम्हारा 102 रुपये पेट्रोल क्रॉस कर गया, कमर्शियल सिलेंडर 3000 रुपये क्रॉस कर गया, घर का सिलेंडर फिर 953 रुपये का हो गया, और डीजल के, दूध के, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और तुम्हारे को बस वही यार भैया ईद पे नमाज नहीं पढ़ देंगे, और हाँ खुश खुश खुश, अरे मज़ा आ गया, अब्दुल टाइट हो गया, ईद पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और तुम तो देखो कि तुम्हारे को क्या करने थे, तुम्हारे तो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं छोड़ रहे हो तुम्हें, ये तो देख लो। लोग सवाल उठा रहे हैं, कांवड़ यात्रा भी सड़क पे होती है, सड़क के माध्यम से ही जाती है, बिल्कुल। तो इस तरीके की कोई यही दो रंगी है, यही दो रंगी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ना बीजेपी, बेहद जलील पार्टी। जलील का मतलब होता है बहुत निकृष्ट, गिरे हुए लोग, बिल्कुल गिरे हुए लोग। इनकी कहीं पे आप सोचोगे कहीं भी इनकी कोई बात, कहीं सहमति जताने लायक होती है, कोई बात सहमति। अभी आपने पूरे नॉर्थ इसमें अपने उत्तर में देखा होगा आपने, गाय हमारी माता है, गौरक्षा के नाम पे लोगों को झंडा जला दिया जाता है। और वहीं पे अभी पश्चिम बंगाल में ताजे जीत के हैं, तो वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहा है, गाय की उम्र 14 साल है, 14 साल के बाद वो माता नहीं है। क्या बात है यार, कितने बेशर्म लोग हैं। माँ तो माँ ही रहेगी भाई, जिंदगी भर माँ रहेगी, चाहे वो 14 साल की हो जाए, चाहे वो 80 साल की हो जाए, चाहे वो 90 साल की हो जाए, चाहे वो 100 साल की हो जाए, माँ तो माँ है। मैं अपनी माँ का दर्जा खत्म कर दूंगा कि माँ मेरी 70 साल की होगी, अब मेरी माँ नहीं रही मेरे लिए, क्या अजीब बात है। और वो उधर से हेमंत विश्वा शर्मा कह रहा है जी आपने गौमांस खाना है तो खाओ, लेकिन घर में खाओ, बाहर मत खाना, बस कितनी बढ़िया बात है। और यहाँ गौरक्षा के नाम पे लगातार जो है हत्याएं कर दी जाती हैं लोगों को। नासिर जुनैद की आपको याद ही है, जिंदा जला दिया गया था सिर्फ गौ हत्या के शक में कि में गौमांस लेके जा रहे हैं, और जबकि वो गौमांस निकला भी नहीं था। अखलाक की लिंचिंग कर दी थी, सब जानते हैं इस चीज़ को। जबलपुर से भी एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर जो है 500 गाय मृत पाई गई, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ है। क्यों, जबलपुर कहाँ है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ तो आवाज़ उठेगी ही नहीं। वो तो बहुत दूर है मध्य प्रदेश, तो आप अपने पड़ोस में देखो, पिछले साल की बात है, अक्टूबर नवंबर में एक पंडित पूरन जोशी पकड़ा गया था, उसमें से कोल्ड स्टोरेज में से 180 टन गौमांस पकड़ा गया था पूरन जोशी का। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ, ढूंढा भाला उसे, और उसके बाद खत्म कहानी। कौन जानता है कहाँ गया वो पूरन जोशी, उसके ऊपर FIR नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, मामला वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया गया। 180 टन। और आज भी अगर भारत की टॉप मोस्ट जो है कंपनियां देखेंगे जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, बीफ एक्सपोर्ट, उनमें सबसे ऊपर जो है 10 कंपनियां, और 10 के मालिक जो है हिंदू हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई मुस्लिम जो लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि गाय को जो है गौ माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये देंगे नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति छिन जाएगी ना। अगर इन्होंने गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा दे दिया तो फिर ये राजनीति किस पे ब्याह करेंगे? मैंने आपको पहले भी एक बार कहानी सुनाई थी, एक बार दोबारा सुना देता हूँ कि एक गाँव में एक वैद्य था, और वैद्य अपना सबका इलाज करता था। उसके पास एक कसाई पहुंचा इलाज करवाने, साहब मेरी आंख में बड़ा दर्द हो रहा है, देखना जरा। देखा भाला, दवाई डाल के भेज दिया।
कसाई था पेशे से, तो जाहिर सी बात है मांस का कारोबार करता था। जाते जाते वैद्य जी को अपना गोश्त पकड़ा गया, वैद्य जी ने खाया आराम से। अगले दिन आके भाई फिर दिखा दीजिए, अगले दिन फिर आया, फिर देखा कि हाँ भाई ये दवाई दे दी, और उसके बाद फिर वो गोश्त दे के चला गया। 4-5 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 5वें दिन वैद्य जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, और जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया, वो भी वैद्य था। 2 दिन बाद वो वापस आए, लाओ भाई रात को आए खाना दे। खाने में देखा तो सब्जी, हरी सब्जी, सूखी सब्जी। अरे यार आज गोश्त नहीं बना। नहीं आज गोश्त क्यों, वो कसाई नहीं आया था क्या? हाँ, उसने बेटे ने जवाब दिया, पिताजी आया तो था वो कल मेरे पास आंख दिखाने, लेकिन जब मैंने उसको देखा ना, उसकी आंख में छोटा सा हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल दिया, वो ठीक हो गया, वो घर चला गया। कहता अबे बेवकूफ़, उस हड्डी के टुकड़े को तो मैंने पहले दिन ही देख लिया था, लेकिन अगर मैं उसका हड्डी का टुकड़ा पहले दिन ही निकाल देता तो 1 हफ्ते में गोश्त खाने को कहाँ से मिलता। तो वही हाल आज भाजपा का है कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देगी, राष्ट्र पशु घोषित कर देगी, तो राजनीति किसके नाम पे करेगी? पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। अब जैसे जीते हैं अब एक तरफ, जब आप वहाँ पर वो मछली खा के दिखा रहे थे, अब कहीं ना कहीं ईद आ रही है तो इस तरीके की बयानबाजी वहाँ भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और वहाँ के ये देखियो ना, ये वहाँ पे जो इन्होंने धार्मिक विद्वेष फैलाया था, बेचने वाले कौन थे? सारे के सारे गौ माता गौ माता गौ माता, और बेचने वाले कौन निकले? सारे के सारे हिंदू। आज वो सड़कों पे लोट लोट के रो रहे हैं, आज वो हंगामा कर रहे हैं, हाय हमारी तो पूरे साल की जो है मेहनत गई, हमने तो कर्जा लेके गाय को पाला था, हमने कुर्बानी के लिए गाय को बेचने। अब सारे मुस्लिम समुदाय ने वहाँ पे बायकॉट कर दिया, भाई ठीक है नहीं ले रहे, हम तुमसे गाय ही नहीं ले रहे। ये होता है सामुदायिक बहिष्कार का नतीजा, जो तुम आज बार बार कहते हो ना कि मुसलमानों को बायकॉट कर दो, इनसे सामान लेना बंद कर दो। साफ कहता हूँ 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ को अगर आप एक दिन में बायकॉट कर दिया, अगले दिन आप खाना नहीं खा सकते। चांदनी चौक मार्केट है, जितने मर्जी आप जाओगे ना कपड़े खरीदने, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया अपनी दुल्हन के लिए लहंगे खरीदने, कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? सारे के सारे मुस्लिमों की फैक्ट्री में बनते हैं। सारा उन पर कशीदाकारी का जो काम होता है मुस्लिम कम्युनिटी करती है। कलकत्ता से बन के आते हैं, सारी मुस्लिम कम्युनिटी लगी होती है। मैं भी पीछे गया था एक दिन, वो एक मुझे मिल गए वहाँ पे भक्तजन, अरे यार ये तो मुसलमान है, इससे क्यों ले रहे हो, इससे क्यों ले रहे हो? मैं कहा क्यों भैया, जो मेरे बेटे को पसंद आएगा मैं तो लूँगा इससे कपड़ा, चल तू अपना काम कर। वो उसे पता था मेरे से तो बहस करना बेकार ही है भाई, निकल गया। अब हम उसके पास पहुँचे, कपड़े वाले के पास, हमने कहा भाई साहब ये कपड़ा दिखा दो, एक चीज़ हमें पसंद नहीं आई। वो कह रहा भाई साहब गोदाम में चलो, वहाँ से आपको कपड़ा पसंद करा देता हूँ। मैं कहा चल भाई, बिल्कुल लेके आया। वो थोड़ा सा पीछे 2 गली छोड़ के गोदाम में चला गया हमारे पास। अब गोदाम किसका था साहब? जैन साहब का। जैन साहब का गोदाम इतना बड़ा फैला हुआ, कम से कम 150-200 गज में गोदाम फैला हुआ। अब वहाँ जाके उसने हमें कपड़ा पसंद करवाया, और वहाँ पे और उसके अलावा कम से कम 1 दर्जन मुस्लिम कारीगर और मुस्लिम दुकानदार और वहाँ मौजूद थे, जो उससे कपड़ा ले रहे थे, खरीद रहे थे। अब अगर मैं उस मुस्लिम दुकानदार का बायकॉट करता हूँ तो हमारे जैन साहब तो गए रोटी पानी से, क्योंकि सारे मुस्लिम दुकानदार उनके यहाँ छोड़ देंगे, जैन साहब का तो रह गया वहीं का वहीं पड़ा रह गया सारा कपड़ा। तो ये चीज़ें चलती नहीं है। सार्वभौमिक सत्य है ये कि वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज। आज हम जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से। आज हम मुस्लिमों को बायकॉट करने की बात करते हैं, कर दो ना मुस्लिम देशों का बायकॉट, तेल मिलना बंद हो जाएगा। अभी तो 102 रुपये मिल रहा है, 102 छोड़ो, फिर तो 1002 में दोगे, वो भी नहीं मिलेगा। कर दो, करे है हिम्मत करने की, नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपनी राजनीति चलानी है, और उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना होता। पेट्रोल के दाम की बात की आपने, पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिनों में लगभग 12 रुपये तक बढ़ गए हैं। हाँ जी, उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हो रही है, कुछ चर्चा नहीं हो रही है? डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे खूब डिबेट हो रही है। जो चैनल हैं मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं उनमें, लेकिन मुख्य चैनल जो है वो उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं लगातार। अरे अरे देखो देखो, वहाँ भी तो महंगाई इतनी बढ़ गई, अमेरिका में तो बढ़ गई। एक बार बार हवाला दिया जा रहा है जी, अमेरिका में 40% बढ़ गई है। अमेरिका ने पेट्रोल पे 40% रेट बढ़ा दी। कल भी मैं एक डिबेट में गया था शाम को, एक बड़ा चैनल, मुख्य चैनल है, उस पर डिबेट यही हो रही थी। वहाँ भाजपा का प्रवक्ता आया, हाँ आपको नहीं पता अमेरिका ने भी तो 40% पेट्रोल पे बढ़ा दी। मैं कहा ठीक है भैया 40% बढ़ा दी। अब ये बता दे तू 40% बढ़ने के बाद अमेरिका में पेट्रोल का दाम कितना है? दाएं बाएं झाँकने लगा, उसे यही नहीं पता था कि अमेरिका में पेट्रोल का दाम कितना है। 40% अमेरिका में पेट्रोल का दाम बढ़ने के बावजूद भी आज 111 रुपये अगर भारतीय मुद्रा में हम कन्वर्ट करें, 111 रुपये से 122 रुपये तक लीटर है। 111 से 122 सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे जो मिसिसिपी है सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल 122 रुपये भारतीय मुद्रा के हिसाब से वहाँ मिल रहा है। बाकी न्यूयॉर्क में इधर में 100 से नीचे भी है, 94-95 से शुरू होकर 122 मैक्सिमम है, जैसे हमारे यहाँ भी है, 118 तक पहुँच चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था, लेकिन हंगामा ऐसा काट रखा है कि 40% बढ़ा दी। अरे भाई ये 40% उसने बढ़ा दी, मान ली मैंने, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय देखिए और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय देखिए। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो है मात्र 2 लाख रुपये, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 88 लाख रुपये। उनसे कंपैरिजन तो कर लो, हमारी भी 88 लाख रुपये इनकम हो जाएगी, तो हमें तो 100 छोड़ो, तो आप 200 रुपये दे देना, हमें क्या आपत्ति होगी भाई। 88 लाख रुपये साल का कमा रहे होंगे तो हमारा तो 300 रुपये पेट्रोल मिल जाएगा, तो भी हमें दिक्कत नहीं होनी। लेकिन आम आदमी क्या है, गरीब आदमी 2 लाख रुपए सालाना एक एवरेज निकलती है, और हज़ारों लाखों करोड़ों तो लोग अभी ऐसे हैं कि जो साल के 2 लाख भी नहीं कमा पाते। कोई सरकार का विरोध करता है या फिर कोई सच्चाई रखता है तो उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। नीट के बाद CBSE का एक छात्र था, उसने अपनी बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा गंदगी किसने मिलाई है? हमारे DD नेशनल, DD न्यूज़ का जो संपादक है, जो करता धरता है, उसका अशोक श्रीवास्तव नाम है उसका, मैं बाकायदा नाम लूँगा उसका। उस बेशर्म आदमी ने उस लड़के को, वेदांत लड़के को, 17 साल का लड़का था, उसे 1 मिनट के अंदर उसने पाकिस्तानी ठहरा दिया, क्योंकि उसकी CBSE की उत्तर पुस्तिका में गलती हुई थी और उसने अपनी उत्तर पुस्तिका जाँच के लिए मांग ली थी, और जो उसे मिली वो उसकी थी नहीं।
तो उसने ये मुद्दा उठाया, उसने छूटते ही कह दिया अरे पाकिस्तानी कब से CBSE देने लगे। इतनी बेशर्मी इख्तियार कर ली है कि सरकार के खिलाफ कोई भी आप बात कर दो फ़ौरन आप, किसानों ने आवाज़ उठाई तो वो खालिस्तानी घोषित हो गए, स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई वो पाकिस्तानी घोषित हो गए, नोएडा के मजदूरों ने आवाज़ उठाई वो पाकिस्तानी घोषित हो गए, और उसके बाद कांग्रेस आवाज़ उठाती है तो वो देशद्रोही हो जाती है, समाजवादी पार्टी उठाती है वो देशद्रोही हो जाती है, TMC आवाज़ उठाती है वो देशद्रोही हो जाती है। मतलब सारे के सारे जो सरकार से सवाल कर ले वो देशद्रोही है। नीट के पेपर में 22 लाख बच्चों का भविष्य दाव पे लगा दिया, एक बार भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अभी तो नीट का आज ठंडी भी नहीं पड़ी है। अभी वहाँ देखिए प्रयागराज में कांस्टेबल की ये भर्ती थी, यूपी पुलिस के कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी की भर्ती, वहाँ पे जाके वो भी पेपर कैंसिल हो गया। जब बच्चे इतनी दूर दूर से, सेंटर इतनी दूर डाले गए हैं, 500-500 किलोमीटर दूर से बच्चे पेपर देने पहुँचे थे। जो बच्चा यहाँ पे रह रहा है गाजियाबाद में, उसका सेंटर इलाहाबाद में डाल दिया। इलाहाबाद वो पहुँचा, एक दिन पहले पहुँचा, जाके अपने रहने सहने की व्यवस्था करी है। सुबह जब सेंटर पे पेपर देने पहुँचता है पता चलता है पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो क्या बीतेगी बच्चों पे, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ईद पे जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, क्या मुस्लिमों में गुस्सा है? गुस्सा भी है, देखिए गुस्सा स्वाभाविक है। मुझे अगर मेरे धार्मिक क्रियाकलाप से रोके जाएगा मुझे भी गुस्सा आएगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं साथ पड़ोस में मंदिर में जाना और मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, और उनका गुस्सा स्वाभाविक है, जायज़ है। भाई इतने भी असहिष्णु मत बनो, इतने भी असहनशील मत बनो कि तुम 1-2 घंटे की नमाज ना सहन कर सको। क्या है फिर तुम्हारे में धैर्य है? किस चीज़ का धैर्य है तुम्हारा? साल में क्या वो रोज़ ही रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, और वो भी रोड पे इसलिए मजबूरी में आते हैं क्योंकि अंदर जगह कम हो जाती है। एक ही त्यौहार पड़ रहा है साल में, एक बकरा ईद है, एक मीठी ईद है, इसी पे सब लोगों ने मिलकर, और वो भी दोपहर की नमाज होती है। ये भी नहीं होती 5 टाइम की नमाज है, लेकिन सब इकट्ठे कब होते हैं? सिर्फ दोपहर की नमाज में। उसके बाद तो सब डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर शाम की किसी ने अपने घर में पढ़ ली, कहीं और पढ़ ली, कोई नहीं होता। जैसे हमारे दिवाली मेला है, हम शाम को ही सब इकट्ठे होते हैं अपनी दिवाली मनाने के लिए। दशहरे पे शाम को ही पुतले जलाए होते हैं तो पूरा मेला लगता है ना, तब भी तो रोड जाम हो रही होती है। यहीं जब आज खड़े लाल किला मैदान के पास खड़े हैं, इसी में 3-3 रामलीला चलेंगी। जिस दिन दशहरा होगा पूरा रोड जाम होगा यहाँ पे, तब आपको नहीं दिखता। यहाँ मेले लग रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। कल ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ वो जनजातियों का सम्मेलन था, पूरा रोड ब्लॉक था, तब आपको नहीं दिखा। और अभी 15 दिन लगातार कांवड़ यात्रा में रोड ब्लॉक होगा। शुरू के 4 या 5 दिन तक तो ट्रैफिक चलता रहेगा, जैसी कांवड़ यात्रा शुरू होगी। उसके बाद गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार तक पूरे 200 किलोमीटर के रूट को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। जितने भी उस रास्ते में पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज हैं, सब बंद कर दिए जाते हैं। कोई इमरजेंसी में जा रहा तो बस एम्बुलेंस निकल गई, उसके तो भैया भगवान भरोसे है, वरना वो भी कई बार तो एम्बुलेंस को ही रोक लेते हैं वो उत्पाती कांवड़िए।